बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो स्कूल हैं उनको तो बंद कर दिया है कोरोना के कारण। कोरोना जो है ज़्यादा फैल रहा है। आपको पता है कि इस समय स्थिति ज़्यादा गंभीर है देश में यदि देखा जाए तो उस कारण आपके स्कूल बंद तो कर दिए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आपकी परीक्षाएं आपकी तो परीक्षाएं आपकी ज़रूर होंगी। वैसे परीक्षाएं अभी 17 फरवरी का जो है बना हुआ है कि 17 फरवरी से आप एग्ज़ाम है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको जो है कोर्स कंप्लीट करा दूं, फिर जैसा भी होगा देखा जाएगा, है ना। वैसे चांसेस हैं कि आपकी जो है कोविड-19 के कारण क्लास बंद हो गई हैं और तो परीक्षाएं तो होना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन क्लास जो है स्टार्ट होंगी। गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा परेशानी का सबब है ये, क्योंकि उनके यहाँ क्लासें पता नहीं चल रही होंगी या नहीं चल रही होंगी, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा। तो आप चिंता ना करें, मैं आपकी क्लास पूरी करवा रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं उनको मैं एक ऐसी राय देना चाहता हूँ कि वो बहुत बेहतर कर पाएंगे। देखो, अगर आपको हिंदी इंग्लिश की तैयारी नहीं है तो कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ एक काम कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास जो प्रश्न बैंक आई थी, प्रश्न बैंक आपकी आई थी, जिसके पास नहीं हो वो मुझसे ले सकता है। मैंने उसको सेंड किए हैं वैसे सभी छात्रों को व्हाट्सएप पर। फिर भी यदि किसी के पास प्रश्न बैंक नहीं है तो मुझसे ले ले। क्यों? क्योंकि प्रश्न बैंक से 70% आएगा एग्जाम में हिंदी इंग्लिश का। ये कान खोलकर सुन लें आप लोग, 70% मायने रखता है। बच्चों आप इतने नंबर ला सकते हो यदि उनको रट लो तो। अब रट भी नहीं पाओ तो भैया अब मैं क्या कर सकता हूँ। इतना तो आपको बता ही दिया कि जो प्रश्न बैंक आई है हिंदी इंग्लिश की उनको पढ़ लीजिए, यदि आपकी तैयारी हिंदी इंग्लिश की नहीं है तो। समझ रहे हो मेरी बात? उस बात को कान खोलकर सुन लें आप लोग। हिंदी इंग्लिश की परीक्षा जो प्रश्न बैंक आई हैं उनको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। आपका काम हो जाएगा। और एग्रीकल्चर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्रॉप प्रोडक्शन का ये चैप्टर मैं आज लेके आया हूँ एग्रीकल्चर के लिए। परिरक्षित उत्पादों का विपणन, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का ये चैप्टर है। बच्चों ये नए ब्लूप्रिंट के आधार पर यह चैप्टर आपका 5 नंबर का है और 5 नंबर का एक प्रश्न आपका इस चैप्टर से पूछा जाएगा। यानी बच्चों अथवा शायद 2 प्रश्न आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। तो मैं जितने भी प्रश्न आपको इस चैप्टर से कराऊंगा वो सभी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और इससे बाहर नहीं जाएगा। बस इतना पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। ठीक है। और जो असमंजस की स्थिति बनी है उससे बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो रहे हैं। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि 76% बच्चे जो हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल में फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर परीक्षाएं रद्द होंगी, कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। ये स्थिति बनी हुई है ना। तो अभी कोरोना काल है। जो कोरोना की पीक है वो फरवरी में आने के बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि फरवरी में पूरी तरीके से कोरोना आ जाएगा और फिर उसके जो केस हैं वो घटना प्रारंभ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको जो वैक्सीनेशन हो रहा है 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वो आप लोग ज़रूर करवाएं। कोई भी छात्र नहीं छूटना चाहिए, वैक्सीनेशन ज़रूर हो, है ना। वैक्सीनेशन यदि आपका हो जाता है तो आपको कोविड-19 के जो प्रकोप है वो आपके पास कम होगा। आपको उसका आक्रमण ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आपके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। तो एक वो आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आज के अखबार में दिया हुआ था कि 136 केंद्र जो आपके सेंटर हैं, परीक्षा सेंटर जिनको बोला जाता है, परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। 4000 परीक्षा सेंटर पूरे एमपी में रखे गए हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि परीक्षा आपकी समय से ही होंगी। अगर 1% मैं ये कहूँ कि परीक्षा नहीं होंगी अभी, तो अप्रैल में आगे बढ़ाने के चांसेस चल रहे हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अप्रैल तक आपके एग्जाम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि परीक्षाएँ आगे बढ़ती हैं अप्रैल तक और ये कोरोना काल फरवरी में पीक पे आकर फिर कम पड़ता है तो आपकी परीक्षाएं होंगी, फिर आपकी तैयारी थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी। लेकिन ढीली नहीं करनी है हमको, बिल्कुल एकदम स्टिक पढ़ाई करनी है। जो आप कर रहे हैं वही करते चलें। अभी आप 17 फरवरी की जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से तैयारी करें, है ना। अगर ऐसा अभी तक तो कोई नोटिस ऐसा आया नहीं कि परीक्षा आगे जा सकती हैं। हाँ, खबरें ज़रूर चल रही हैं कि अप्रैल तक आपकी परीक्षा बढ़ा दी जा सकती है। यदि अप्रैल तक बढ़ा दी गई तो थोड़ा पढ़ाई जो है आपकी गड़बड़ होगी। मैं इसको बिल्कुल बात को कह रहा हूँ कि परीक्षा थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है आपकी। रही बात रद्द होने की, परीक्षा रद्द हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, तो इस पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है। आपको वैक्सीनेशन इसलिए कराया जा रहा है कि आपकी परीक्षा ली जा सके। ये बात आप लोग कान खोलकर सुन लें।
ठीक है। चलिए, तो परीक्षा की तैयारी आप लोग अच्छी प्रकार से रखें, कहीं भी पीछे ना हटें। और बच्चे ये सोच रहे हैं, उनको ये अभी दिमाग में चल रहा है कि परीक्षा नहीं होंगी तो क्या होता है पढ़ने से। देखिए, परीक्षा होंगी और आप लोग यही सोच कर रह जाओगे, ध्यान रखें। इसलिए पढ़ाई अपनी बेहतर से बेहतर रखें आप लोग, ठीक है ना। तैयारी आपकी कंप्लीट होना चाहिए 17 फरवरी के एग्ज़ाम, 17 फरवरी से एग्ज़ाम को लेकर के 17 फरवरी की जो डेट दे रखी है ना, उस हिसाब से आप तैयारी अभी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि मकर संक्रांति का त्यौहार है। कल भी आज भी सब तरह के लोग मना रहे हैं, तो आज है वैसे। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अच्छी प्रकार से पढ़ें, मेहनत करें और अपना नाम रोशन ज़रूर करें। अब बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर की। इस चैप्टर को हम लोग अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए, चलिए, मैंने बताया चैप्टर 5 नंबर का, तो उसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, लेकिन डेफिनेशन जानना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। इस चैप्टर में क्या क्या है देखिए आप लोग। सबसे पहले हम अचार की बात करेंगे कि अचार क्या होता है। जनरली सब लोग जानते होंगे अचार को, कि अचार क्या होता है, फिर भी आप लोग देख लीजिए कि अचार क्या होता है बच्चों। खाद्य पदार्थों को होना चाहिए, खाद्य पदार्थों को नमक, तेल, सिरका। सिरका आपका विनेगर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। सिरका आपका एक खट्टा पदार्थ होता है एवं मसालों के द्वारा संरक्षण करना ही अचार कहलाता है। कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसको क्या करना है, नमक, तेल, सिरका एवं मसालों के साथ ये सब मिला लिया आपने और अच्छी प्रकार से इसको संरक्षित कर लिया, तो उसी को नाम क्या दे दिया, अचार दे दिया। अब अचार आपको पता है, आम का अचार होता है, नींबू का, कटहल का, आंवला, अदरक, करेला, मिर्च, फूल गोभी, गाजर से विभिन्न प्रकार की सब्जी एवं फलों से क्या बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है, अचार तैयार किया जाता है, ठीक है ना। ये आपको अच्छी प्रकार से जानकारी भी होगी, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अचार क्या होता है, वो डेफिनेशन थोड़ा सा याद रखना कि खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको नमक, तेल, सिरका एवं मसालों के द्वारा संरक्षण करना, कंजर्वेट करना, वही आपका क्या कहलाता है, अचार कहलाता है, ठीक है। चलिए, समझ में डेफिनेशन आ गई। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। देखिए, 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो इस प्रकार का प्रश्न आपका बनेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, अचार के गुण या लाभ लिखिए। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। अचार के गुण या लाभ यदि पूछा जाए तो किस प्रकार से आपको आंसर देना होगा। बच्चों, अचार एक अर्धकिण्वित पदार्थ है, यह भोजन में रुचि पैदा करता है। सब लोग जानते हैं अर्धकिण्वित का मतलब होता है इसमें किण्वन की क्रिया होती है। क्या होती है, इसमें एंजाइम और जीवाणु क्रिया करते हैं और उसको जो है ना अच्छी प्रकार से किण्वित कर देते हैं और यह भोजन में रुचि पैदा करता है। मतलब जब हम खाना खाते हैं, यदि साथ में अचार खाएं तो हमें खाना खाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, हमें बड़ा स्वाद आता है। होता है कि नहीं होता? अगर आपने देखा हो, अचार खाया हो, तो आपको जानकारी होगी। और जनरली मुझे लगता है सब लोग अचार खाते भी होंगे। दूसरा है, अचार स्वादिष्ट एवं पाचक होता है। ये भी आप लोग याद रखें, जो अचार होता है ना, खाने में स्वादिष्ट तो लगता है, साथ में पाचक भी होता है। पाचक होता है कि हमारे भोजन को भी ये जल्दी पचा देता है, क्योंकि जो किण्वित वर्ड आया ना यहाँ पर, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जिससे उसमें जो जीवाणु और एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये स्वादिष्ट एवं पाचक होता है। तीसरी बात है बच्चों, अचार पौष्टिक एवं रक्त शोधक भी होता है। जी हाँ, ये तीसरा आपका लाभ या गुण है कि जो अचार होता है यह आपका पौष्टिक का मतलब इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं तथा ये रक्त शोधक, यानी हमारी खून को ये शुद्ध करता है। खून को क्या करता है, ये शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध बनाता है, ठीक है। चौथा है बच्चों, यह भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। ये तो सिंपल बात है कि हम जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं ना, उसके स्वाद को भी यह अचार बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति अच्छी प्रकार से खाना खा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, अचार के बारे के पांचवा पॉइंट है, यह शरीर को अम्ल प्रदान करता है। जी हाँ, बॉडी को क्या प्रदान करता है, अम्ल भी प्रदान करता है। और छठवा है, अचार बनाकर फल सब्जियों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जी हाँ बच्चों, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यदि हमने अचार बना लिया, तो जो भी जैसे आम का बनाया, नींबू को बनाया, तो हमने उसको संरक्षित करके रख लिया, प्रिजर्व करके रख लिया, और जब चाहे हम जैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। जब चाहे हम इसका आम का या आपका नींबू का, जो भी जिसका भी बना रहा है, उसका स्वाद हम लोग बिना मौसम के भी ले सकते हैं, उनको सुरक्षित रख करके, ठीक है। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि अचार के क्या गुण या लाभ होते हैं। उम्मीद करता हूं सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आगे बात करेंगे, अचार बनाते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। बच्चों, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा सकता है कि अचार बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप कंफ्यूज ना हो, सावधानी पूछिए किन किन बातों का ध्यान रखने की बात करें, तो आपको आंसर इसी प्रकार से देना होगा। देखिए किस प्रकार से देना होगा। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि फल एवं सब्जियों
ताज़े एवं दाग रहित होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, जिन फल एवं सब्जियों से हम लोग अचार बना रहे हैं ना, वो फल या सब्जी ताज़े हों और किसी प्रकार का उनमें दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात है बच्चों कि जो अचार बना रहे हैं वो फल सब्जियों को धोकर टुकड़े काट लेना चाहिए। जी हाँ बच्चों, कि जिस भी फल सब्जी से हम लोग अचार बना रहे हैं उसको फल को या सब्जी को क्या कर लेना चाहिए, धो करके अच्छे टुकड़े काट लेना चाहिए। ठीक है, साफ कर लिया और काट लेना चाहिए। फिर ये अचार को बार बार नहीं खोलना चाहिए। यदि अचार बन गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार उसके ढक्कन को खोल रहे हैं, क्यों, क्या होता है उससे उसमें जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट है, अचार में 10 से 20% नमक डालना चाहिए। जी हाँ, अचार में 10 से 20% नमक में डालना चाहिए, क्योंकि जो नमक होता है ना वो आपके अचार को खराब होने से बचाता है। क्या करता है, अचार को खराब होने से बचाता है, परिरक्षक का काम करता है कौन, नमक। ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है बच्चों, अचार को अंधेरे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जी हाँ बच्चों, एक विशेष याद रखना है, अचार को हमको कई बार जो है ना बना करके धूप दिखाते रहना चाहिए। अंधेरे में रखने से क्या होता है, उसमें फफूंद जम जाती है, कवक लग जाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखें, अचार को अंधेरे स्थान पर नहीं रखना चाहिए, ये विशेष आप लोग याद रखें। क्यों, क्योंकि कवक लग जाएगा, फफूंद लग जाएगी, इस कारण से। नेक्स्ट है, अचार को समय समय पर धूप दिखाते रहना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़। अचार को लोहे, तांबे, पीतल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अचार को लोहे, तांबे, पीतल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि अचार में किण्वन की क्रिया होती है, और किण्वन की जब क्रिया होती है तो लोहा, तांबे या पीतल के बर्तनों के साथ वो क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है। इस कारण हमारा अचार खराब हो सकता है, बर्तन भी आपके पूरा खराब हो सकते हैं, इसलिए उनमें हमको अचार नहीं रखना है। उसको रखने के लिए यूज करना चाहिए तो चीनी माटी का जो बर्तन होता है उसमें हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अचार को बनाते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए बच्चों, अचार खराब होने के कारण लिखिए। अच्छा प्रश्न है आपका, अचार अब खराब होने के कौन कौन से कारण होते हैं। जनरली सब लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि अचार खराब होने के कारण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, अशुद्धि। देखो हम अचार बनाते हैं तो नमक, तेल, सिरका, ये मसाले सब लोग डालते हैं, ये सब चीज़ें डालते हैं, और अशुद्ध होने से अचार खराब हो जाता है। सही बात है, नमक गंदा है, तेल खराब है, या सिरका, जो भी मसाले हैं, मसाले बेकार हैं, सड़े भुंजे, तो इनका अगर यदि हम लोग उपयोग करेंगे, अशुद्ध मसालों का उपयोग करेंगे, तो सीधी सी बात है अचार खराब हो जाएगा। इनकी मात्रा कम ज़्यादा करने पर भी आपका अचार खराब हो जाता है। तो जितनी मात्रा को बताया जाए उतना ही प्रयोग करना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आम का अचार बनाया जाता है, ये चीज़ मैं आगे क्लियर करूंगा, अभी यहाँ पे आप लोग समझिए। दूसरा है आपका, एक अचार खराब होने का कारण दूसरा होता है जीवाणु। बच्चों क्या होता है कि जीवाणु के कारण भी अचार खराब हो जाता है। जीवाणु यदि पनप जाते हैं तो अचार को सड़ा देते हैं, जिससे अचार क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तीसरा है नमी। बच्चों अचार को नमी वाले स्थान पर रखने से भी अचार सड़ जाता है। जी हाँ बच्चों, यदि अचार को हम लोग जो है नमी, जहाँ पर मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा हो, आपने देखा होगा कि बरसात में यदि अचार ज़्यादातर खराब होता है, आपने देखा होगा, यदि वहाँ पर ज़्यादा नमी है तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। चौथा है बच्चों खमीर। ये आपने सुना नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। खमीर जो होता है इसको ईस्ट बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, और बच्चों ये अचार खराब करने के लिए एक ईस्ट प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। इसके कारण अचार क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। ये बात आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है, ये बिल्कुल फफूंद जैसा होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है बच्चों फफूंद। फफूंद क्या करती है, अचार में ऊपर तक तेल नहीं होने पर अचार में फफूंद लग जाती है। बिल्कुल बच्चों क्या होता है, हम लोग वैसे तेल का प्रयोग करते हैं, आपको पता है तेल की मात्रा डाली जाती है अचार में, जिससे तेल ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे आपके उसमें जो आम के टुकड़े हैं वो होना चाहिए। यदि तेल ऊपर तक भरा नहीं होगा तो अचार बिल्कुल खराब हो जाएगा, उसमें फफूंद लग जाती है, आपने अक्सर ये देखा होगा। तो बच्चों आपने यहाँ पर जाना अचार खराब होने के कौन कौन से कारण होते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों आम के अचार बनाने की आवश्यक सामग्री और विधि को हम लोग जानेंगे। अचार में क्या क्या, आम का जो अचार है हम लोग बनाते हैं, आम का अचार दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो आपका आम का मीठा अचार होता है और ये आपका नमकीन अचार। यहाँ पर हम आम के नमकीन अचार की बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आवश्यक सामग्री की, कि आम के अचार के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। देखिए सबसे पहले तो मैं 1 किलो के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। 1 किलो के हिसाब से कच्चे आम लेना चाहिए 1 किलो, सरसों का तेल लो आधा किलो, ज़ीरा लेना है आपको 25 ग्राम, नमक 200 ग्राम,
मेथी 100 ग्राम, हल्दी की मात्रा 5 ग्राम, सौंफ आपको 25 ग्राम, हींग लेना है 5 ग्राम और राई की मात्रा आवश्यकता अनुसार, राई की मात्रा आवश्यकता अनुसार। तो बच्चों ये सबको आपको सामग्री की आवश्यक सामग्री है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी विधि को हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे कैसे हम आम का अचार बना सकते हैं। देखिए आम का अचार बनाने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्वच्छ ताजे एवं दाग रहित फलों का चुनाव करते हैं। सबसे पहले आम के कच्चे फलों का, वो भी स्वच्छ एवं ताजे होना चाहिए, किसी प्रकार के दाग धब्बे ना हो, पहली बात। दूसरी बच्चों की फलों को साफ पानी से धोकर उनके टुकड़े काट लेते हैं। जी हाँ बच्चों को जो फल हैं उनको साफ पानी से धो लें और धो करके उनके टुकड़े काट लेते हैं। अब क्या करेंगे, उसकी गुठली अलग कर लेते हैं और टुकड़ों में नमक मिलाकर 2-3 दिन के लिए धूप में रख देते हैं। जी हाँ बच्चों, उनके टुकड़े गुठली जो है गुठली को निकाल दीजिए और उनके टुकड़ों को 2 से 3 दिन तक कहाँ पर सुखाइए, धूप में सुखाइए। ठीक है, फिर सभी मसालों को कूट लें, कूट पीस लें अच्छी प्रकार से और उसमें जो मसाले हैं उनमें थोड़ी सी तेल की मात्रा मिला करके उसे जो मात्रा अच्छी प्रकार से तेल से मिला लिया मसालों को, अब मसालों को क्या करते हैं, उन टुकड़ों में भरते हैं। जब टुकड़ों में भरते हैं तो टुकड़ों को फिर बर्तन में भर देते हैं। टुकड़ों को क्या करते हैं, उनको बर्तन में भर देते हैं। अब बर्तन में शेष तेल डाल देते हैं, क्योंकि पूरा तेल मसालों में नहीं डालते हैं। जब पूरी तरीके से थोड़ा गीला कर लेते हैं मसालों को, फिर अच्छी प्रकार से टुकड़ों में भिगोते हैं, फिर टुकड़ों को जो है ना भर देते हैं बर्नी में, जो भी आपके बर्तन में, और ऊपर से फिर क्या करते हैं, उस तेल को डालते हैं। इस प्रकार लगभग 1 माह में अचार तैयार हो जाता है। और अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट, इसका विशेष याद रखें, इस सोडियम बेंजोएट एक परिरक्षक होता है या साइट्रिक एसिड भी उसमें आप लोग मिला सकते हैं, साइट्रिक एसिड भी उसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका अचार बन करके तैयार 1 महीने में हो जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी आम के अचार बनाने की विधि। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका जैम। जैम की परिभाषा एवं अच्छे जैम की विशेषताएं लिखिए। बच्चों जैम क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैम ज़्यादातर सेब से या एप्पल से बनाया जाता है। फलों के गूदे को, कोई भी फल है ज़्यादातर एप्पल से बनाते हैं, फलों के गूदे को चीनी अथवा खटास के साथ मिलाकर निश्चित गाढ़ेपन तक पकाने से तैयार पदार्थ जैम कहलाता है। इसमें चीनी की मात्रा 60 से 70% होती है और जैम सेब, अनानास आदि फलों से तैयार किया जाता है। इस कुछ नहीं है जैम बच्चों, जैम जो होता है ना एप्पल से बनाते हैं ज़्यादातर जो बनाया जाता है। हम लोगों ने बच्चों को प्रैक्टिकल कराया है, शायद आपकी टीचर्स ने भी आपके लिए कराया है कि नहीं कराया तो नहीं जानकारी मेरे को, लेकिन यदि कराया होगा तो आपको मालूम होगा, नहीं कराया तो दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो जैम बनाया जाता है ना सबसे अच्छा सेब का बनता है। इसमें क्या करते हैं कि सेब को पहले अच्छी प्रकार से ऊपर से छील लेते हैं और अंदर की जो बीज होते हैं उनको निकाल लेते हैं, फिर इसको पानी में डाल करके गलाते हैं, और गलाते हैं मतलब किस पे, पकाते हैं, मतलब आग पर रखते हैं पानी पर, और इसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से गलने के बाद एक हलवा टाइप का बना लेते हैं। फिर उसमें चीनी की मात्रा, कलर, जो भी हम डालना चाहें उसमें वो कलर डाल सकते हैं, और कुछ देर बाद रखने के बाद एक गाढ़ा पदार्थ जो प्राप्त होता है ना वही आपका जैम कहलाता है। इसमें जो चीनी की मात्रा रखी जाती है ना वो 60 से 70% रखी जाती है। अब ये जैम होता है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे तो और आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। देखिए जैम की विशेषताएं पूछी है बच्चों 5 नंबर में, याद रखें जैम की कौन कौन सी विशेषता होना चाहिए। देखिए जैम की पहली विशेषता है कि जैम जिस फल से बनाया जाए, जैम जिस फल से बनाया गया हो उसका स्वाद, उसका सुगंध और उसका कलर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जैम जैसे सेब से बनाया तो सेब की सुगंध आना चाहिए, सेब का ही स्वाद आना चाहिए उसको खाने में। जैम में फलों का अंश 45% होना चाहिए। जैम में फलों का अंश कितना प्रतिशत होना चाहिए, 45% फलों का अंश होना चाहिए, बाकी चीनी की मात्रा हो सकती है। जैम में कुल विलेय ठोस की मात्रा 68% होना चाहिए। कुल विलेय ठोस का मतलब होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड, यानी ठोस पदार्थ आपका कितने प्रतिशत होना चाहिए जैम में, 68% ठोस पदार्थ की मात्रा होना चाहिए। बेटा जैम अच्छी तरह से जमा हुआ हो, रवेदार हो और मुलायम होना चाहिए। ध्यान रखें जैम अच्छी तरीके से जमा हुआ, रवेदार एवं मुलायम होना चाहिए। 5वां है जैम का ताप 222 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। जी हाँ, जैम हम लोग तब तैयार समझते हैं जब जैम का तापमान जो होता है वो 222 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, तो ऐसा समझना चाहिए कि जैम बन करके तैयार हो चुका है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे आपके जैम की विशेषताएं, आपको उम्मीद अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों, जैम बनाते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए या जैम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारी बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात आप लोग देख सकते हैं, स्वच्छ एवं ताजे पूर्णतः पके हुए फलों का प्रयोग करना चाहिए। पहली बात याद रखना है, जब हम लोग जैम बना रहे हैं तो जैम बनाने के लिए क्या करना है, ताजे फल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और पूर्णतः पके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आध कच्चे हैं ना, पूर्णतः पके हुए फलों का प्रयोग किया जाता है। अब स्वच्छ पानी एवं चीनी का उपयोग करना चाहिए, स्वच्छ पानी का और स्वच्छ ही चीनी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदगी है और आपने यूज करना, स्वच्छ पानी और स्वच्छ चीनी का ही उपयोग करना चाहिए। जैम को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट का परिरक्षक का उपयोग करना चाहिए। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एक रासायनिक परिरक्षक होता है, इसका उपयोग करने से हम लोग जैम को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए याद रखें, जैम को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग ज़रूर करें। नेक्स्ट है आपका, तैयार जैम को जीवाणु रहित बोतलों में भरना चाहिए। याद रखें, जब जैम तैयार हो जाता है तो उस जैम को जीवाणु रहित बोतलों में भरना चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि बोतलों को ठंडे एवं शुष्क स्थान पर रखना चाहिए। तो बच्चों, ये हैं आपके एक जैम को बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है जेली। जेली किसे कहते हैं, अच्छी जेली की विशेषताएं लिखिए। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेली क्या होता है आप लोग अच्छी प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं। पैक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी एवं खटास की निश्चित मात्रा के साथ पकाने से तैयार पदार्थ जेली कहलाता है। और जेली अमरूद, आम आदि फलों से बनाई जाती है। देखिए, पैक्टिन युक्त फल, तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि पैक्टिन क्या होता है। आपने अमरूद देखा होगा, अमरूद का ऊपर का छिलका होता है, हरे कलर का होता है जनरली। अध कच्चे फलों का आपने देखा होगा, अध पके फलों का, तो हमको खट्टा लगता है जनरली, तो उसमें जो खटास पाई जाती है वही क्या है, पैक्टिन है। ध्यान रखें आप लोग। तो फलों का रस निकाला जाता है, और रस कैसे निकलता है वो पूरी विधि में आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले सिर्फ इतना समझिए आप लोग कि पैक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी एवं खटास की निश्चित मात्रा के साथ उसको पकाया जाता है, वो तैयार जो पदार्थ बनता है ना, उसे हम जेली कहते हैं। जनरल आपने जेली की टॉफ़ी भी आती है एक जनरली, अगर आपने खाई हो, नहीं खाई हो तो आपको मिल जाएगी। अगर आप खाना चाहते हो कि इस प्रकार की जेली होती है, आपने देखा होगा कि जेली की एक टॉफ़ी भी आती है, देख लेना आप मार्केट में, यदि मिल जाती है तो आपको समझ में आएगा कि जेली कैसी बनती है। यदि नहीं देखा है आपने तो आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल है इसका, है ना। और अगर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो आप लोग, तो भाई अब मैं यूट्यूब पर और भी बहुत सारी वीडियो बनी हैं, उसमें देख सकते हैं जेली किस प्रकार से बनाते हैं, तो उसका वीडियो भी आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें तो जैम का भी मिल सकता है आपको। बच्चों नेक्स्ट है, विशेषताओं की बात करें हम लोग, तो जेली जिस फल से बनाई जाए उसकी सुगंध आनी चाहिए, जेली का स्वाद खट्टा होना चाहिए, खट्टा मीठा लिखना है यहाँ पे, ध्यान रखें। जेली का स्वाद खट्टा अकेला नहीं, जेली का स्वाद खट्टा मीठा भी होना चाहिए साथ में, क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा भी मिलाई जाती है। जेली छूने पर उंगलियों से नहीं चिपकना चाहिए। याद रखें, जेली को यदि हम लोग हाथों से छुएं तो जेली की विशेषता ये होना चाहिए कि वो उंगलियों से ना चिपके। जेली पारदर्शक होना चाहिए। जेली क्योंकि रस से बनाई जाती है, गूदे से नहीं बनाई जाती। जब रस से बनाई जाती है तो जेली कैसी होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए। मतलब इस साइड से देखें तो उस साइड का भी हमको उस जेली में से दिखाई दिया जाए, ठीक है ना, पारदर्शक होना चाहिए। चम्मच से काटने पर साफ काटी जा सके। जी हाँ, जेली को यदि हम लोग चम्मच की सहायता से काटें तो बिल्कुल साफ तरीके से काटी जा सके, चम्मच से भी उसको नहीं चिपकना चाहिए। तो बच्चों आपने देखा कि जेली क्या होती है और उसकी विशेषताएं, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गए होंगे। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देख लीजिए आप लोग, जैम और जेली में अंतर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जैम और जेली में अंतर। देखो आपने दोनों को पढ़ लिया है वैसे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फलों के गूदे को चीनी एवं खटास के साथ मिलेगा, निश्चित गाढ़ेपन तक पकाने से तैयार पदार्थ जैम कहलाता है। ये डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हो और जेली की भी पढ़ चुके हो कि पैक्टिन युक्त फलों के रस को चीनी एवं खटास की निश्चित मात्रा के साथ पकाने से तैयार पदार्थ जेली कहलाता है। तो ये आप डेफिनेशन तो पढ़ ही चुके हो, तो पहले पॉइंट में आपको डेफिनेशन लिखना है। दूसरा पॉइंट है, जैम फलों के गूदे से तैयार किया जाता है, जबकि जेली पैक्टिन युक्त फलों के रस से तैयार की जाती है। ध्यान रखिएगा, किससे तैयार की जाती है, रस से तैयार की जाती है, बनाई जाती है। जैम
अपारदर्शक होता है। बच्चों जैम क्या होता है? अपारदर्शक। अपारदर्शक का मतलब होता है जैम गूदे से बनता है, इससे हम इस पार से उस पार उसमें नहीं देखा जा सकता है। जबकि जेली पारदर्शक होती है। जेली क्या होती है बच्चों? जेली पारदर्शक होती है। पारदर्शक का मतलब है जेली में इससे हम उधर की साइड दे सकते हैं। ये आपको मिटा लेना है, गलत लिखा हो गया है, ठीक है। आगे चौथा पॉइंट आपका, जैम में चीनी खटास के अनुसार मिलाई जाती है। जैम में जो चीनी है वो खटास के अनुसार मिलाते हैं, जबकि जेली में चीनी पेक्टिन के अनुसार मिलाई जाती है। पांचवा पॉइंट है, जैम गर्म एवं ठंडी अवस्था में बोतलों में भरा जाता है, लेकिन जेली को सिर्फ हम लोग गर्म अवस्था में ही बोतलों में भर सकते हैं। तो बच्चों ये था जैम जेली में अंतर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। जो भी प्रश्न है इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 2 प्रश्न आपके बनेंगे, एक क्वेश्चन आपका लिखना होगा क्योंकि ये कथवा में रहेगा इसी चैप्टर से। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।